वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, जैसा कि चैनल पे अभी जो आपका टीआरई 2.1 का है दोस्तों, बहुत ही डेडिकेशन के साथ तैयारी करवाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी का जो सीरीज चल रहा है आपका सिविक्स का सीरीज चल रहा है, जिसको पॉलिटिकल साइंस भी बोल सकते हैं, आपका सीरीज चल रहा है। इसमें क्या किए थे कि चैप्टर नंबर क्लास 6 का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यानी कि बिहार SCRT और NCRT का, हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया था। ये वीडियो जो होने वाले है, इसमें हम लोग क्लास 7 का पॉलिटिकल साइंस का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका दिया गया है, जिसका बुक का नाम है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, इसको नागरिक शास्त्र भी आप बोल सकते हैं। वो 7 क्लास में जो भी आपका यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, एक एक करके इसको देखेंगे। ठीक है, अगर क्या आप चैनल पर नए हैं तो जाकर प्रीवियस वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका एक अच्छे से समझ विकसित हो सके। ऑलरेडी चैनल पे आपका साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का सब कंप्लीट करा दिया गया है। ये आपका जो चल रहा है अभी पॉल साइंस का चल रहा है, आप लोग पॉलिटिकल साइंस का चल रहा है। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या आपका क्लास 7 में यहाँ पे दिया गया है। जैसे ही बिहार SCRT NCRT के बुक में आते हैं, क्लास 7 का नाम है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर है, यहाँ पे 11 चैप्टर है। 11 चैप्टर में ये चीज़ देखेंगे कि आखिर आपका कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम इधर उधर के बातें बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जैसे कि अगर क्या आप हमारे साथ लंबे समय से बने होंगे तो आपको पता होगा। इसमें टोटल नंबर चैप्टर 11 में देख सकते हैं, लोकतंत्र की समानता, राज्य सरकार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, समाज में लिंग भेद समानता एवं लिंग संघर्ष, महिला संघर्ष वगैरह, यही चिप दिया गया। देखिए, क्लास 6 में, क्लास 7 में और 8 में उतना कोई खास चीज़ें नहीं होती हैं, मतलब चीज़ें, क्योंकि देखिए ये जो है जूनियर लेवल की हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, जूनियर लेवल मतलब ऐसा चीज़ इसमें पढ़ाया जाता है जिससे बच्चों में भविष्य के लिए यहाँ पे समझ विकसित हो सके। इसीलिए यहाँ पे जो भी चीज़ें दी हुई हो जाती है वो समझने के लिए दिए हुए थे। जैसे यहाँ पे लोकतंत्र में समानता है। ठीक है, चैप्टर नंबर पहला में आता है, हम देखिए बताते हैं। जैसे ही चैप्टर में पहला में आइएगा, यहाँ पे लोकतंत्र में समानता के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि भारत का जो लोकतंत्र है, आखिर लोकतंत्र कैसे काम करता है, लोकतंत्र किसे कहा जाता है, लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या उसका खराबी होनी चाहिए, किस समय लोकतंत्र बहुत हानिकारक होता है, किस समय लोकतंत्र का बहुत ज़्यादा बुराई हो सकता है, कैसे लोकतंत्र को बनाए रखे जा सकते हैं। बस इन्हीं सब चीज़ों को इस सब्जेक्ट में यहाँ पे पहला नंबर चैप्टर में बातें किया गया है कि जो हमारा समाज है, समाज में लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, भारत का जो संविधान लोकतंत्रात्मक यहाँ पे आपको जिम्मेदारी देती है, तो आखिर उसका क्या मतलब होता है। तो सिंपल और सिंपल आपको यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में लोकतंत्र के बारे में पढ़ने को मिलता है कि कैसे यह भारत के प्रत्येक नागरिक को एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक और समानता की दृष्टि से देखता है। तो यही इसमें चीज़ दिया गया। कोई भी ऐसा फैक्ट वाला पॉइंट इसमें नहीं है जो कि आपका यहाँ पे BPSC के द्वारा सवाल पूछा जा सके, इसीलिए इसको बोलते हैं नो इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसमें कोई आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो कि BPSC सवाल पूछ सके। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 आपका, जिसका नाम है राज्य सरकार। शुरू बार में हम लोगों ने पढ़ लिए, जिसका नाम था स्थानीय सरकार, चैप्टर नंबर 1 में। अब यहाँ पे जो पढ़ेंगे हम राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे कि राज्य सरकार, वो भी पढ़ेंगे तो पूरा डीपली नहीं, ओवरव्यू पढ़ लेंगे कि आखिर क्या कुछ है। देखिए, सरकारें 3 स्तर के होती है, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और यहाँ पे केंद्र सरकार होता है। ठीक है, तो स्थानीय सरकार के बारे में ऑलरेडी वीडियो 1 में यानी चैप्टर नंबर 6 में हम आपको बता दिए थे। आज जो होने वाला है यहाँ पे सेकेंड में होने वाला है राज्य सरकार के बारे में। ठीक, उसके बाद जो पढ़ेंगे केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। जो राज्य सरकारें होती है, विधानसभा के सदस्यों को विधायक बोला जाता है, सबको पता होगा। अब बिहार में कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 243 कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आधे से अधिक सीटों पर विजय होना पड़ता है। आपको सबको पता होगा, अगर के मान के चलिए 100 सीट है तो किसी भी पार्टी को जीत के लिए उसको आधे से अधिक, यानी अगर के मान के 51 भी सीट वहाँ पे आ जाता है तो उसका सरकार बन जाता है। ये नॉर्मल सी चीज़ है, सारे बच्चों को पता होगा ये चीज़। अगला सवाल निकल के यहाँ पे आता है कि राज्य प्रशासन का संवैधानिक प्रधान जो होता है, देखिए संवैधानिक प्रधान जो होता है राज्य प्रशासन का, और राज्यपाल होता है, आपका गवर्नर होता है। अब आता है यहाँ पे विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद 2 है। विधानमंडल के देखिए दोस्तों बताते हैं हम, एक होता है विधानमंडल। ठीक,
विधानमंडल इज इक्वल टू समझ सकते हैं कि राज्य में जैसे केंद्र में संसद होता है वैसे ही राज्य में विधानमंडल हो गया। अब यहाँ पे दो चीजें होता है, एक लोअर सदन, कभी आगे आएंगे तो हम बताएंगे आपको, एक होते हैं विधानसभा जिसको विधानसभा बोलते हैं, और दूसरा होता है विधान परिषद होते हैं। ठीक है, सेम एज जैसे लोकसभा और राज्यसभा होता है केंद्र में, वैसे ही होता है विधानसभा और विधान परिषद। अब याद रखने वाले ये बातें यहाँ पे याद रखिएगा कि विधान परिषद सारे राज्यों में नहीं होता है, ये इच्छानुसार बनाया जा सकता है और विघटित किया जा सकता है। तो बिहार में आपका विधान परिषद है, याद रखिएगा, इसको ही उच्च सदन बोलते हैं, और विधानसभा को निम्न सदन भी बोला जाता है। बस इतना ही अभी जानिए, बाकी आगे हम बताते चलेंगे। तो विधान परिषद को ही पूछ देता है कि आखिर कितने राज्यों में विधान परिषद है। आप देख सकते हैं बिहार में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर मात्र इन्हीं राज्यों में विधान परिषद है। तो आप लोग याद रखिएगा, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, बिहार से सटा हुआ चीज़ है। आप देखिए ऐसे याद रख सकते हैं, बिहार में तो मान चलिए है विधान परिषद, बिहार का सटा हुआ है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर भी है। फिर चले जाते हैं पूरे नॉर्थ में, नॉर्थ में कौन सा स्टेट यहाँ पे आता है मेरा, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से याद रख सकते हैं कि नहीं, नॉर्थ में था तब विधान परिषद वहाँ पे था। फिर चले जाएंगे हम साउथ में, साउथ में एक आता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, यहाँ से इसको याद रख सकते हैं। और फिर एक है बचेगा मेरा महाराष्ट्र। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कहीं मैंने बताया कि जो विधान परिषद होता है इसको उच्च सदन बोला जाता है, यह अस्थायी सदन ये होता है, इसको भंग कभी नहीं किया जा सकता है, इसको विघटित नहीं किया जा सकता है। 2 वर्ष के बाद जो होते हैं, देखिए सेम है जो यहाँ पे केंद्र में राज्यसभा का सिस्टम चलता है वैसे ही सिस्टम यहाँ पे विधान परिषद में चलता है। इसके भी 2 वर्ष के बाद जो सदस्य होते हैं 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। कुल सदस्य संख्या विधानसभा के 1/3 सदस्यों से अधिक और कम से कम 40 हो सकती है। विधान परिषद का हमेशा सवाल पूछा जाता है कि विधानसभा में कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा 40 सदस्यों की वहाँ पे आवश्यकता होती है, कभी भूल से दूसरा मत मार दीजिएगा। फिर आता है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 को राज्यपाल मनोनीत करता है। विधानसभा में कितने सदस्यों को, 1/6 को, जिसे साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा आदि का ज्ञान हो। यानी कि एक सपोज मान के चलिए कि जैसे 6 अगर के सीट है तो उसमें से जो एक आदमी होगा उसको डायरेक्ट यहाँ पे राज्यपाल मनोनीत करेगा। किसको मनोनीत करेगा, जो यहाँ पे साहित्य में, कला में, साइंस में और सोशल सर्विस में यहाँ पे उसको ज्ञान हो, उसको वहाँ पे मनोनीत किया जाता है विधान परिषद में। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मोस्ट भी आई है कि बिहार में जो है विधान परिषद की जो वर्तमान में संख्या है यहाँ पे 75 है। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की सरकार की भूमिका। आखिर हमने पढ़ा अभी राज्य सरकार, तो राज्य सरकार का जो शिक्षा है यहाँ पर कि शिक्षा में आखिर क्या भूमिका होना चाहिए, स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, किस स्तर पर क्या होगा, इसी के बारे में यहाँ पे दोस्तों बातें किया गया है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि आखिर इसमें क्या दिया। यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जिसका नाम जैसे कि देख लिए शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका क्या होती है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट दिया गया है। बिहार का जो साक्षरता दर है याद रखिएगा वो 63.82% है। ये जो भी डाटा दिया गया है 2011 सेंसस के अनुसार दिया गया था। TRE 1 में आपसे पूछा गया था कि बिहार में जो है महिला साक्षरता दर कितना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि महिला साक्षरता दर बिहार का कितना प्रतिशत है। बिना इसको वहाँ पे रिप्लाई दिए हुए कमेंट का आगे मत बढ़िए आप लोग। देखिए अगला जो दिया गया है यहाँ पे इस चैप्टर में कि भारत का कुल साक्षरता दर कितना है, तो 77% लोग यहाँ पे साक्षर है। शिक्षा का जो अधिकार था 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में ये लागू किया गया था। याद रखिएगा बिहार का जो सर्वाधिक साक्षर जिला है वो पटना नहीं है, रोहतास जिला है। आप लोग याद रखिएगा। तो जो भी रोहतास जिला से अपने आप को प्राउड यहाँ पे सोचिए, क्योंकि आपका जो जिला है वो सबसे साक्षर जिला है। ठीक है, और जो सबसे न्यूनतम साक्षर जिला है, यहाँ पर पढ़े लिखे बहुत कम लोग हैं, वो है पूर्णिया। आप लोग ये चीज़ को भी पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, जो बिहार का लिंगानुपात है दोस्तों, यानी कि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लिंगानुपात जो है 918 लिंगानुपात है। सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो पटना का है और न्यूनतम जनसंख्या जो है वो शेखपुरा का है। ठीक, और फिर आता है अगला चैप्टर, जिसका चैप्टर नंबर 4 है यहाँ पे कि समाज में लिंग भेद। यानी कि समाज में लिंग भेद यानी कि समाज जो है दोस्तों आज भी पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक मतलब क्या, पुरुष प्रधान है।
यानी कि पुरुष प्रधान, यानी कि समाज के जो भी मतलब मुख्य रूप से मुख्य धारा से जुड़े लोग हैं वो उसमें भी केवल और केवल पुरुष है। तो इस पाठ में यही बात किया गया है कि समाज में इस विभिन्नता को कैसे दूर किया जा सकता है। जो जेंडर रूढ़िवादिता अगर कि आप पढ़े होंगे बीएड वगैरह में, तो जो सत्तारूढ़ पार्टी होता है वो पितृ सत्तात्मक होता है, यानी कि पिता के दौर पर, यानी कि जैसे समझिए कि पुरुष का ही पुरुष आगे बढ़ते चला जाता है। तो उसमें कैसे समाज में इसको बरकरार रखा जा सकता है, मतलब हटाया जा सकता है, समाज को एक अच्छे रूप में लाया जा सकता है जिसमें महिला को भी भागीदारी हो सकता है और समानता का बात करता है इस मतलब चैप्टर में यही सब इसमें बताया गया है, जो कि कोई खास उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बीपीएससी के दृष्टि से। अगला चैप्टर आपका आता है यहाँ पे कि समाज के लिए महिला संघर्ष। ठीक है, तो भारत की 83% महिलाएं जो होती हैं वो आज भी खेतों में काम करती है। समझ जाइए, अगर कि आप जो भी हमारी फीमेल्स वीडियो देख रही हैं, अगर कि आप खेतों में काम नहीं करती हैं तो समझ जाइए कि आप 17% में आज भी शामिल है। बाकी जो 83% ग्रामीण महिलाओं की बात हो रही है, याद रखिएगा, इसमें शहरी महिलाएं अपने आप को मत तोलने लगिएगा, ये ग्रामीण महिलाओं की बात हो रही है। 83% जो महिला होती है वो खेतों में काम करती है। ठीक है, 2006 ईस्वी में जो हुआ था यहाँ पे घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून को पारित किया गया था, याद रखिएगा। अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है मीडिया और लोकतंत्र। मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 से पूर्व इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था। यहाँ बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि नरेगा और मनरेगा का स्टार्ट कब हुआ था। तो मनरेगा जो था यहाँ पे जो शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 2009 में। 2 अक्टूबर 2009 से पहले इसको नरेगा के नाम से जाना जाता था। इसके तहत 100 दिनों का रोजगार देने का गारंटी दिया जाता है, अभी भी दिया जाता है, अभी भी चलता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, बढ़ते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है विज्ञापन का समझ। आज के ज़माना में अगर किसी को कोई हीरो बना सकता है, किसी को कोई जीरो बना सकता है, तो वो है दोस्तों यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, कोई भी आज यहाँ पे एक पेपर खोलिए, मोबाइल उठाइए या फेसबुक, इंस्टा, जो भी आपका यहाँ पे सोशल मीडिया है, जहाँ भी देखिएगा वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मतलब प्रचार किए जा रहे हैं। आपको यहाँ पे अभी भी आप लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे ये, तो इसके बीच में भी जो आता है वही एडवर्टाइजमेंट है। यानी कोई एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट को यहाँ प्रमोट करना, उसको लोगों को जागरूक बनाना, उसको लोगों को से बेचवाना, वही होता है एडवर्टाइजमेंट। तो इसी चैप्टर में यही इसमें बताया गया है कि आखिर एडवर्टाइजमेंट वर्क कैसे करता है, इससे कैसे लोगों से फ़ायदा होता है और कैसे नुकसान होता है। तो ऐसा कुछ है नहीं। फिर आता है हमारे आसपास के बाज़ार के बारे में कि आखिर आसपास के बाज़ार जो होते हैं वो वर्क कैसे करते हैं, हम अपनी सामानों को कैसे बाज़ार तक में ले जाकर बेच सकते हैं, और वहाँ पे थोड़ा सा जो मतलब कम्युनिकेशन होता है, किस तरह से जो खुदरा विक्रेता होता है, वही सब के बारे में दिया गया है, जो कि वहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो इसमें नहीं था ऐसा जो कि वहाँ बन सके सवाल। ठीक, अब आते हैं अगला नंबर, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है बाजार श्रृंखला खरीदने और बेचने की कड़ियाँ। ठीक, तो इसमें क्या दिया गया है, मखाना तालाब से उगाने वाला एक जलीय उत्पाद है। मखाना कैसे उत्पादन होता है, ये तालाब से उगने वाला उत्पाद है। कुल उत्पादन का 85% जो हिस्सा होता है बिहार में होता है। इसी के साथ बिहार मखाना उत्पादन में नंबर 1 राज्य बन जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। गुड़ी मखाना के कच्चे फल को गड़ी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला आता है चैप्टर नंबर 10, जिसे चले मंडी घूमने, जैसे नाम देख सकते हैं, बच्चों को समझाने वाला चीज़ है। उसमें दिया गया है एक पॉइंट कि भारत का कुल लीची का उत्पादन जो 80% उत्पादन होता है वो बिहार में होता है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, अगला आता है यहाँ पे समानता का संघर्ष, चैप्टर नंबर 11 है, जो कि है इसमें 9 इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसमें कुछ भी वैसा नहीं दिया, जैसे मैंने बताया ऊपर में समानता, लिंग में समानता जो था ऊपर में, और समाज में समानता जो चीज़ पढ़ें वो भी चीज़ यहाँ पर समानता के बारे में दिया गया है कि कानून के समक्ष सब समान है, कैसे यहाँ पे लोकतंत्र काम करता है। तो यही चीज़ इसमें दिया गया है। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था जो कि मैंने आपको छोड़ दिया, हो सकता है बीपीएससी पूछा जा सके। तो मैंने एक एक करके सारे 11 चैप्टर को आपको यहाँ से आपको यहाँ पे डिस्कस मैंने कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वहाँ पे क्लास 8 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी वीडियो देख रहे हैं बेस्ट ऑफ लक। चलिए, आपका एग्जाम अच्छा होगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।